कंटेजियस रिस्क क्या होती है, जैसे कि सपोज अभी वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग डाउन, along with it many entities are suffering, many entities are struggling to honor their rules. तो अगर ऐसा है तो उसको सिस्टमिक रिस्क बोला जा सकता है या कंटेजियस रिस्क बोला जाता है. तो ये डेरिवेटिव मार्केट की वजह से दिस इशू गेट एम्पलीफाइड, दिस रिस्क गेट्स इंक्रीज्ड, बिकॉज डेरिवेटिव मार्केट में जनरली जो पोजीशंस होते हैं वो लेवरेज्ड पोजीशंस होते हैं. बहुत बार लोग मार्जिन्स के ऊपर ट्रेड करते हैं या अपना जो मल्टीपल टाइम्स, मतलब सपोज मैं 100 रुपए ला रहा हूँ तो मैं उसके मल्टीपल टाइम्स ट्रेड करता हूँ, 100 रुपीज के भी मल्टीपल टाइम्स, मे बी 500 रुपीज का मैंने ट्रांजेक्शन किया है व्हेन आई एम ओनली हैविंग 100 रुपीज. So such type of, due to such type of leveraged positions, people take excessive risk than their risk tolerance. How much risk can they tolerate? How much maximum loss can they tolerate? 100 रुपीज का, तो उतना वो ट्रांजेक्शन से कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा अमाउंट के ट्रांजेक्शन वो कर रहे हैं बाय लेवरेजिंग. तो इसीलिए इसका इम्पैक्ट, अगर एक जन डिफॉल्ट होता है तो उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट बाकी एंटिटीज के ऊपर भी हो सकता है, और इसीलिए देयर इज अ रिस्क ऑफ सिस्टमिक risk when we are dealing with such type of contracts. ठीक है, तो यही से यहाँ पे बताया जा रहा है. So regulators are very much worried about this risk, और उनको 2008 क्राइसिस, 2007-8 क्राइसिस में भी पता चल गया कि there is no such thing as big organizations, and पे मतलब उनको ये रेक्टिफाई करना पड़ा, बिकॉज ये जब जेपी मॉर्गन और लेमन ब्रदर्स वगैरह जब स्ट्रगल कर रहे थे तो दे रियलाइज दैट these even big entities can fail, they can also go down, and if they have interlinkages with the entire world financial system, then automatically the entire world market is going to get affected due to it. ठीक है, तो ये हो गई सिस्टमिक रिस्क. रेगुलेशंस उसके लिए बहुत सारे लाए गए, बट ऐसा नहीं है कि कभी, मतलब ऐसे इसकी सिचुएशन आगे जाके हो ही नहीं सकती, ऐसा हम लोग कॉन्फिडेंस में नहीं जी सकते. सो डेफिनेटली रेगुलेशंस आर कमिंग इन, बट दे आर ट्राइंग टू इवेड, get rid of this particular systemic risk, but this will always be there. Failure of the entire market, not just one entity, but failure of the entire market due to the failure of some of the critical entities, जिनको सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट एंटिटीज बोला जा सकता है, या बैंक्स बोला जा सकता है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोला जाता है. ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने का पोटेंशियल रखते हो इफ दे गो डाउन. तो इसलिए ऐसे सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए सेपरेट सेट ऑफ रूल्स भी बनाए जाते हैं. ठीक है, so this was about it. So somebody who is trading in these derivative contracts should be very vigilant, should be very careful while they are transacting, because they are dealing with we can say they are dealing with a lot of risk. So they cannot ignore the fact that such leveraged investments, yeah, such leveraged position can be very catastrophic. The results could be very catastrophic eventually. ठीक है, तो ये है. अभी नेक्स्ट इसमें उन्होंने फॉरवर्ड और फ्यूचर्स, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, उनके प्राइजेस कैसे डिसाइड होते हैं, या उनका मैकेनिज्म क्या है, वो डिस्कस किया गया है. तो पहले तो पहले जो पैराग्राफ है वहां पे वो लोग सिर्फ उसका डेफिनेशन बता रहे हैं कि व्हाट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. इट इज अ प्राइवेट एग्रीमेंट. इट इज अ प्राइवेट एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज which makes it obligatory for both the parties to fulfill their parts. So buyer का rule क्या होगा? To buy the commodity at a specified rate, or to buy that particular asset at a specified rate on the specified day. ठीक है, so ये हो गया buyer का obligation. Seller का obligation क्या होगा? Seller will have to sell that asset या commodity या whatever it may be. Seller will have to sell it at a pre-specified rate. ठीक है, तो ये दोनों को obligation देता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये बताया जा रहा है. देन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से टाइप के अंडरलाइंग्स हो सकते हैं, असेट हो सकते हैं. तो ग्रेन, फूड ग्रेन्स वगैरह हो सकते हैं, प्रीशियस मेटल्स हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, बीफ, ऑरेंज जूस, नेचुरल गैस, foreign currencies and financial institutions are also part of the forward market. Okay, so you can think of a number of commodities and assets, and all those can be traded in the forward market. ठीक है, तो ये है. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि
आई थिंक ऐसे टाइप के एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, बट लेट्स क्विकली लुक एट व्हाट द एग्जांपल आर दे डिस्कसिंग अबाउट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सपोज एक फार्मर है, उसको पता है कि उसको 500 क्विंटल्स ऑफ वीट मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट कुछ मंथ्स में उसको 500 क्विंटल्स ऑफ वीट मिलने वाला है। तो नाउ दिस फार्मर knows that there is a risk that if he or she doesn't enter into a contract, uh, the price which they get for this particular wheat will depend on the future market conditions. ठीक है, तो वो अगर उसको अवॉइड करना है, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को अगर अवॉइड करना है या रिस्क को अगर उसको मिनिमाइज करना है, तो वो क्या कर सकता है फार्मर, वो आज ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, वेयर बाय ही और शी विल से दैट आई एम रेडी टू सेल 500 क्विंटल्स ऑफ wheat to the next person, to the counterparty, and the price which I am ready to टेक इज दिस मच। ठीक है, तो ऐसे कोई प्राइस उन्होंने फिक्स कर दिया आज ही, तो दिस वे they have eliminated some of the risk which is inherent in these markets। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिया जा रहा है। सो दिस कैन गो in favor of that person or it can go against also. So it's not the case that by entering into a forward contract you are always winning. That's not the case. Sometimes you win, sometimes you lose, but the thing is you get the predefined price. You don't have to worry about the market conditions, prices going down. You don't have to worry about these things. You can simply get the pre-specified price. Okay, so that's the benefit of entering into a forward contract. But forward contracts are not same as. So here we are talking about the distinction between forward and future contract. So what are these things? Forward contracts are not same as futures contract. यहाँ पे दो तीन पैरामीटर्स में वो डिफर करता है। पहला तो क्या है कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये प्राइवेट एग्रीमेंट्स है, वेयर एनी टू एंटिटीज कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एनी टू एंटिटीज कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेट एग्रीमेंट्स है, ये आपस में हो रहे हैं और हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बना सकते हैं। सो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्राइवेट वंस, वेयर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दीज आर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, सो एवरीबडी हु इज डीलिंग विद अ स्पेसिफिक कमोडिटी is facing similar type of contract. This contract will be written by stock exchange because वो intermediary की तरह काम कर रहे हैं। So एक्चुअल में अगर देखा जाए, इफेक्टिवली अगर देखा जाए, तो द कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स मार्केट में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज और बायर के बीच में होता है और स्टॉक एक्सचेंज और सेलर के बीच में होता है। ठीक है, तो बायर एंड सेलर इज नॉट डायरेक्टली एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर। वो किसके साथ एंटर कर रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज के साथ। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बेचा जा सकता है, प्रोवाइडेड समबडी इज रेडी टू बाय दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो ये एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, स्टैंडर्डाइज, और इसीलिए स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक कुछ रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए वहां पे, अदरवाइज नोबडी विल बी एबल टू जज द वैल्यू, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए अगर मैं वीट कॉन्ट्रैक्ट में ही एंटर कर रहा हूँ तो वीट का क्वालिटी क्या है, उसका टाइप कौन सा है, उसकी प्राइस क्या है, एंड सो ऑन, बाकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो सब मुझे देना वहां पे जरूरी है। एंड there is not a single only the single contract which is designed like this, but there are many contracts of that type। तो इसीलिए मतलब एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह है जो कोई भी परचेस कर सकता है, कोई भी सेल कर सकता है, ये प्रोवाइडेड दे हैव द स्टेक इन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। सेकेंडली मैंने आपको सेटलमेंट के बारे में बताया था कि सेटलमेंट जो होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, जो सेटलमेंट होता है वो मैच्योरिटी डेट पे ही होता है, एट द एंड होता है। ठीक है, तो 3 महीने का अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ये सेम एग्जांपल को ले सकते हैं हम लोग। फार्मर ने ट्रेडर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि 500 क्विंटल्स ऑफ वीट उसको बेचना था और ये 3 मंथ के बाद उसको उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। तो एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द सेटलमेंट विल हैपन। उस वक्त इन दोनों को कुछ लेने, मतलब उनका कुछ इंटरेक्शन होने की जरूरत नहीं है या कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है। ओनली एट द एंड ऑफ 3 months ट्रेडर विल कम टू द फार्मर एंड ही विल टेक द डिलीवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हीट 500 क्विंटल्स के, और उसका जो भी रेम्यूनरेशन है उसको दिया जाएगा। ठीक है, अगर उसको ये करना है फिजिकल डिलीवरी चाहिए तो वो फिजिकल डिलीवरी लेगा,
कि मुझे 500 क्विंटल्स ऑफ वीट चाहिए, ठीक है, तो ले लिया उसने 500 क्विंटल्स, उसके अगेंस्ट जो पैसा डिसाइड किया था उसके रेट से उस रेट के हिसाब से उसने पे किया। ये फिजिकल डिलीवरी हो गया। इसके अलावा कैश सेटलमेंट भी होता है। अगर ट्रेडर को लग रहा है कि अभी मुझे ऐसा फिजिकल डिलीवरी की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो जो फार्मर के साथ मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो किसी और कंट्री में रह रहा है या किसी और रीजन में रह रहा है, तो वहां से अगेन मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे इनकर करना पड़ सकता है। टू अवॉइड दैट, व्हाट यू नो दे कैन म्यूचुअली डिसाइड इज, लेट्स नॉट टेक अ फिजिकल डिलीवरी, लेट्स सेटल इट फॉर कैश। तो वहां पे सेटलमेंट कैसे होगा? सपोज वो देखेंगे कि उस वक्त मार्केट प्राइस क्या है, तो 500 क्विंटल्स ऑफ व्हीट का प्राइस उन्होंने क्या डिसाइड किया था, 1 केजी व्हीट का प्राइस उन्होंने सपोज 50 रुपीज रखा था, लेकिन 3 महीने के बाद मार्केट प्राइस क्या है उसका, तो लेट्स से उसका मार्केट प्राइस अप्रिशिएट होकर अभी 60 रुपीज हो चुका है, पर केजी व्हीट का प्राइस कितना हुआ है, 60 रुपीज हुआ है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 50 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो इसका मतलब है डिफरेंस कितने का है, 10 रुपए का डिफरेंस है। और वो किसको मिलना चाहिए 10 रुपए का डिफरेंस, बायर को मिलना चाहिए या सेलर को मिलना चाहिए, विच मीन्स फार्मर को मिलना चाहिए या ट्रेडर को मिलना चाहिए इस केस में। ये जो 10 रुपीज का डिफरेंस है, हु शुड गेट दिस? हेलो। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ओके, हाँ, क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं? There is a gain for buyer but loss for the seller. देयर इज अ गेन फॉर फार्मर और ट्रेडर, किसके लिए गेन है? Trader. ट्रेडर के लिए। ट्रेडर के लिए गेन क्यों है? बिकॉज जो मार्केट प्राइस है वो 60 रुपीज है, जबकि उसको कितने में मिलेगा, वो 50 रुपीज में मिलेगा, राइट? तो इसका मतलब है ट्रेडर शुड बी कॉम्पेंसेटेड। अगर उसको फिजिकल डिलीवरी नहीं चाहिए तो वो क्या बोलेगा फार्मर को कि ठीक है, देखो, मैं अभी 50 रुपए आपको दूंगा, फिर वहां से 1 केजी वीट लूंगा, राइट, फिर मैं 60 रुपीज में मार्केट में बेचूंगा, तो मुझे इफेक्टिवली प्रॉफिट कितना होगा, 10 रुपए का। तो लेट्स से मैं आपसे फिजिकल डिलीवरी नहीं ले रहा हूँ, आप मुझे वो 50 रुपीज में मत मत बेचो, लेकिन जो डिफरेंस है 50 और 60, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस है वो आप मुझे पे करो, एंड यू डोंट हैव टू सेल मी दैट वीट। ठीक है, सो इससे ट्रेडर को फायदा होगा। और कैश सेटलमेंट करते वक्त उसको सिर्फ 10 रुपए, फार्मर को 10 रुपए देना है, एंड देन फार्मर इज गुड टू गो, राइट? फार्मर कैन सेल इट एट 60 रुपीज टू समबडी एल्स, मे बी हु इज लिविंग इन द विसिनिटी, तो वहां पे उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इनकर नहीं करना है। ठीक है, तो वो 60 रुपीज में किसी और को बेच देगा, लेकिन जो ट्रेडर के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। कैश सेटल, इसको बोला जाता है कैश सेटलमेंट, एंड दिस इज हाउ द द वैल्यूएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर अंडरटेक, मतलब आर डन। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में 3 महीने के बाद ही होगा, राइट? लेकिन अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में हर दिन, हर ट्रेडिंग सेशन के बाद आपका जो डिफरेंस है वो एडजस्ट किया जाएगा। मतलब जिसको उस दिन प्रॉफिट हो रहा है उसको उसके अकाउंट में उतना पैसा क्रेडिट किया जाएगा, जिसको लॉस हो रहा है उसके अकाउंट से पैसा डेबिट किया जाएगा। तो ये डिफरेंस है, सेटलमेंट प्रोसेस में भी डिफरेंस है। फ्यूचर्स में हर दिन सेटलमेंट होता है अप टू मैच्योरिटी पीरियड, whereas forward contract में only at the maturity period, मतलब only on the expiry day the settlement happens. ठीक है, so this is again a difference between forward and future. Thirdly, parties to the forward contract bear more risk, of course उनको ज्यादा risk होगा, because see, there is a counterparty risk. We don't know whether the counterparty is going to honor their obligation or not. पता नहीं ना, क्योंकि 3 महीने के बाद ही हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है। तो सेकेंडली, उनका जो कॉम्पेंसेशन है वो भी हमें 3 महीने के बाद ही मिलने वाला है। जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो भी हमें 3 महीने के बाद ही समझेगा। मे बी आज मुझे लग रहा है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके आई एम मेकिंग प्रॉफिट, बट सिचुएशन में चेंज, प्राइजेस में गो डाउन एंड आई मे लूज आउट इन द प्रोसेस, या प्राइजेस में गो अप एंड आई मे लूज आउट इन द प्रोसेस। तो दिस माइट हैपन, you know and then I don't know exactly what will be the outcome, so they are definitely they are exposed to more risk.
क्रेडिट रिस्क भी है कि वो सामने वाली पार्टी सच में वो पैसा देगा या नहीं देगा, आर दे इन अ पोजिशन टू पे और नो। तो यहाँ पे कोई क्लियरिंग हाउस नहीं है, ऐसा कोई इंटरमीडियरी नहीं है कि जो इंश्योर करेगा कि ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस। तो इसीलिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इज एक्सपोज्ड विद सम एक्स्ट्रा रिस्क बिकॉज देयर आर नो गारंटर्स, देयर आर नो इंटरमीडियरीज, देयर आर नो क्लियरिंग हाउसेस। ठीक है, सो दिस इज अगेन द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। ठीक है, सो ये है। अगर सपोज सामने वाली पार्टी ने नहीं पे किया तो उनके पास क्या ऑप्शन होता है? एक ही ऑप्शन है, उनके ऊपर केस फाइल करो। तो यू नो दे कैन ओनली सू द काउंटर पार्टी, दैट इज द ओनली रिकोर्स दैट दे आर हैविंग। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट यू नो whether the obligation is honored or not. Exchange, stock exchange will take care, जो intermediary है that will take care of the matter. Okay? तो ये है वैल्यूएशन के रिलेटेड एग्जांपल्स दिए कि कैसे वो वैल्यूएशन किया जा सकता है। तो सपोज इसमें से एक एग्जांपल देख लेते हैं। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था वही है। सो वैसे ही टाइप का एक एग्जांपल है। सो लेट्स से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना था 40 किलोज ऑफ वीट के रिलेटेड, 40 केजीज ऑफ वीट के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बना था। प्राइस थी 1000 रुपीज। ठीक है, 40 किलो वीट की प्राइस थी 1000 रुपीज। जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जबकि मार्केट प्राइस हो गई 600 रुपीज। ठीक है, मार्केट प्राइस 600 रुपीज हो गई सेम वेट के लिए। तो इसका मतलब है 400 का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और ये किसको मिलना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1000, मार्केट प्राइस है 600 रुपीज। तो ये किसको मिलना चाहिए? फार्मर को मिलना चाहिए। जब कभी भी मार्केट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से नीचे चली जाएगी तो सेलर विल बी बेनिफिट, सेलर विल बेनिफिट इन द प्रोसेस बिकॉज जो प्रोडक्ट 600 रुपीज का है आज के डेट में, वो प्रोडक्ट वो लोग 1000 रुपीज में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है ऑलरेडी उन्होंने। तो इसका मतलब है गेन विल बी टू द फार्मर इन दिस केस। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना हो गया? 400 रुपीज। उसका वैल्यू 400 रुपीज हो रहा है, ना कि 1000 रुपीज, क्योंकि दैट्स अ प्रॉफिट दैट somebody is making by acquiring the right to buy this particular thing. Yeah, by having this particular forward contract to buy sell wheat at 1000 rupees, the seller is going to make profit of 400 rupees. तो इसलिए उसका वैल्यू हो गया 400 rupees। दूसरा सिचुएशन यहाँ पे ये दिया है। सपोज स्पॉट प्राइस 1000 है। स्पॉट प्राइस मतलब उस डेट पे मार्केट प्राइस क्या है? 1000 रुपीज। वेरएज कॉन्ट्रैक्ट कितने का बनाया था? 800 रुपीज का बनाया था। तो इसका मतलब है यहाँ पे 200 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हु विल बी द बेनिफिशियरी इन द प्रोसेस? द बायर, बिकॉज जो प्रोडक्ट 1000 रुपीज के है वो उसको 800 रुपीज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ही मिल रहा है, तो 200 रुपए का वहां पे प्रॉफिट है। इसलिए ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसका वैल्यू 200 रुपीज रहेगा। ठीक है, so this is how they are valued, the contracts are valued, but of course they are not foolproof system। यहाँ पे प्राइस मैनिपुलेशंस, प्राइस रिगिंग वगैरह भी हो सकती है। जैसे कि अगर कोई सपोज एक बहुत बड़ी कंपनी है जिनको बहुत सारे वीट की जरूरत है, लेट्स से ब्रेड ब्रेड बनाना है उनको, और उनको बहुत सारे वीट की जरूरत थी, तो उन्होंने फॉरवर्ड मार्केट में वो फॉरवर्ड मार्केट से जाना, मतलब फॉरवर्ड मार्केट के थ्रू वो लोग राइट टू बाय एक्वायर करना चाह रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जब ऑर्डर किसी ब्रोकर के पास आती है तो उसको इन्फॉर्मेशन है कि नाउ दिस पर्टिकुलर पर्सन इज प्लानिंग टू बाय so many tons of wheat from the market in the forward market। तो वो क्या कर सकते हैं? वो किसी और पार्टी के साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट, मे बी कुछ मे बी 1 क्विंटल ऑफ वीट के लिए वगैरह वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, या उससे भी कम के लिए वीट बना सकता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एट अ वेरी हाई प्राइस। ठीक है, तो इससे हुआ ये कि फॉरवर्ड मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए वीट के, फॉरवर्ड मार्केट में वीट के प्राइसेस बढ़ गए, और फिर जब वो एक्चुअल बड़ा ट्रांजैक्शन होगा तो उनको बहुत ज्यादा कॉस्ट उसके लिए पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी मैनिपुलेशंस होते हैं। सो इट इज ससेप्टेबल टू सच रिस्क आल्सो, प्राइस मैनिपुलेशन रिलेटेड रिस्क आल्सो। ठीक है, तो इसीलिए यू नो you need to be very careful when we are dealing with such type of these things, such type of transactions। ये है।
देन टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हेजर्स होते हैं, स्पेकुलेटर्स होते हैं. जनरली जो हेजर्स होते हैं, जो रिस्क मिनिमाइज करने के लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं, वो टिपिकली फॉरवर्ड मार्केट में जाते हैं, बिकॉज उनका इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे प्राइस मूवमेंट के साथ बेनिफिट करना है, प्राइस मूवमेंट से मुझे बेनिफिट करना है. उनका इंटेंशन है कि मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करना है एट अ प्री स्पेसिफाइड प्राइस. आई डोंट वांट टू बाय इट एट द then prevailing market price. I am ready to pay the pre-decided price for the commodity. तो ये hedgers करते हैं रिस्क मिनिमाइज करने का काम, और ये जनरली फॉरवर्ड मार्केट में जाएंगे. वेयर स्पेकुलेटर्स भी होते हैं, दोनों मार्केट में होता है. ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड मार्केट में देयर आर नो स्पेकुलेटर्स, बट रिलेटिवली स्पीकिंग देयर आर लेस स्पेकुलेटर्स इन फॉरवर्ड मार्केट कंपेयर टू द फ्यूचर्स मार्केट. ठीक है, बिकॉज आप देखोगे कि इनके कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअल में फिजिकल डिलीवरी होती है वहां पे, तो आप देखोगे देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द टू. फ्यूचर्स मार्केट में और लेस देन 2% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्चुअली एग्जीक्यूटेड, मतलब उनका फिजिकल डिलीवरी सिर्फ 2% कॉन्ट्रैक्ट, लेस देन 2% कॉन्ट्रैक्ट में आपको देखने को मिलता है. वेयर जो फॉरवर्ड मार्केट है वहां पे 90% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वहां पे फिजिकल डिलीवरी होता है. मतलब ये जेन्युइन बायर्स एंड सेलर्स है. फॉरवर्ड मार्केट में अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बेचने के लिए रेडी हूँ और सामने वाला अगर वो परचेस करने के लिए रेडी है, तो हम लोग एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं फॉरवर्ड मार्केट में. 90% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर फिजिकली सेटल्ड. वेर एज मतलब 10% वहां पे ऐसे भी रहेंगे कि उनका रिक्वायरमेंट चेंज हो गया और इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया अपना ऑर्डर, या मे बी जो डिफरेंस दे दिया उनको, सामने वाले पर्सन को प्रॉफिट या लॉस दे दिया, और वो फिजिकल डिलीवरी नहीं ले रहे. ऐसे फॉरवर्ड मार्केट में सिर्फ 10% लोग होते हैं. लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में 98% ऑफ द पीपल डू नॉट टेक फिजिकल डिलीवरी. वो कैश सेटलमेंट के लिए जाएंगे, मतलब उनको एक्चुअल में वो प्रोडक्ट में कुछ इंटरेस्ट नहीं है. मेनी पीपल विल बी ट्रेडिंग विथ क्रूड ऑयल. अभी क्रूड ऑयल करेंगे क्या वो घर पे लाके, उसको कुछ मतलब नहीं है, बट दे आर इन दैट पर्टिकुलर मार्केट टू अर्न सम एक्स्ट्रा वर्क्स. ठीक है, तो उनका सिर्फ प्रॉफिट कमाना है या प्राइस फ्लक्चुएशन से उनको बेनिफिट करना है, दैट्स इट. ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. फिर यहाँ पे और कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस हो रहा है फॉरवर्ड फ्यूचर में कैसे होता है वगैरह वगैरह. स्टैंडर्डाइज होता है, क्लियरिंग हाउस होती है, ये सब यहाँ पे लिखा गया है. फीचर्स क्या है फ्यूचर्स के? पहला फीचर ये है कि ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज के थ्रू वहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं. मतलब यू डोंट प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट्स एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट. स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाएंगे, वो भी एक्सचेंज बनाएगा, और इसके अकॉर्डिंगली ट्रांजेक्शन होंगे. ठीक है, अनलाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ट्रेडेड इन एन ओवर द काउंटर मार्केट, फ्यूचर्स आर ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस. डेजिग्नेटेड फिजिकल लोकेशन में वो ट्रेडिंग होगी, कहीं पे भी नहीं हो सकती है. ठीक है, सो विच ऑल्सो प्रोवाइड्स लिक्विडिटी. अगर सपोज कॉन्ट्रैक्ट्स अगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स है तो हमें पता नहीं है कि वो सामने वाला पर्सन कितना क्रेडिबल है, शुड वी ट्रस्ट दैट पर्सन और नो. वेरएज अगर वो स्टॉक एक्सचेंज से आ रहा है तो हमें पता है कि वी विल नॉट बी चीटेड विथ, या वी आर नॉट एक्सपोज टू सम एडिशनल रिस्क. सो स्टॉक एक्सचेंज इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द डिलीवरी एंड ऑल दोस थिंग्स. तो इसीलिए in case of futures, the instruments are relatively more liquid than the forward instruments. Okay, तो ये है. देन स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने कहा कि मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, प्रोडक्ट टाइप, क्वालिटी वगैरह वगैरह, क्वांटिटी कितना रहेगा, प्राइस कितना रहेगा, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा. और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स में ही डील करेंगे वो लोग. ऐसा नहीं कि कोई नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है जिसका क्वालिटी हम लोग इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स में हम लोग डील नहीं करेंगे यहाँ पे. स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ विच इज असर्टेनेबल, एंड ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स में आप डील करेंगे. ऐसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है शायद, ये क्या है, लेट्स से ब्रिटिश पाउंड के रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट है. तो ब्रिटिश पाउंड स्टैंडर्ड है, हम लोग उसका वेदर इट इज क्या बोलते हैं, whether it is counterfeited one or whether it is a genuine British pound, वो हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं. एंड यू कैन एंटर इनटू सच टाइप ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे एक इसका साइकिल भी होता है, फ्यूचर्स का एक साइकिल. फॉरवर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है. फॉरवर्ड में आप जब चाहो तब आप एंटर कर सकते हो, जितने ड्यूरेशन का चाहो उतने ड्यूरेशन का कर सकते हो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. बट फ्यूचर्स का एक
एक साइकिल रहता है, उसी साइकिल में वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स लाए जाते हैं और उस आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इट गेट्स मैच्योर्ड। जैसे कि ये देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, लंदन इंटरनेशनल फाइनेंस फ्यूचर्स एक्सचेंज में ये जो स्टर्लिंग पाउंड के रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कब आएंगे, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर डिलीवरी साइकिल्स के आएंगे। मतलब मार्च में एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, जून में एक होगा, सितंबर में होगा, दिसंबर में होगा। तो ऐसे 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं जो आफ्टर सम टाइम इट इज गेटिंग मैच्योर्ड या इट इज मतलब डिलीवरी इज हैपनिंग। तो ऐसे स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे होते हैं। फिर प्राइस टिक्स, देयर इज समथिंग नोन एज प्राइस टिक। मतलब वो प्राइजेस जो है एक स्पेसिफिक मिनिमम इसमें ही ये होंगे। कुछ भी प्राइस हम लोग कोट नहीं कर सकते या बहुत फ्रैक्शंस में प्राइस नहीं कोट कर सकते। सो मे बी टिक वहां पे क्या हो सकता है, लेट्स से 100 रुपीज, 1 रुपी का एक प्राइस टिक हो सकता है कि प्राइस विल इंक्रीज ओनली इन दैट इंटरवल। सो 100 रुपीज से वो 100.5 नहीं होगा, 101 ही होगा। ऐसा कुछ प्राइस टिक हो सकता है। या मे बी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट्स तक हो गए और मतलब वो 5 के इंटरवल्स में ही इंक्रीज होगा, 5 पैसे के इंटरवल में ही कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा। तो ऐसा कुछ एक प्राइस टिक वहां पे दिया जाता है कि उतने ही इसमें वो इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वो भी है। देन क्लियरिंग हाउस होता है वहां पे, हु टेक्स केयर ऑफ द फिजिकल डिलीवरी एंड ऑल दैट, कि एग्जैक्टली मतलब हो रहा है या नहीं हो रहा है, या प्रोडक्ट सही से डिलीवर किया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, या प्रॉमिस जो कंडीशंस थे वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, वो सब क्लियरिंग हाउस वहाँ पे दिखता है। ठीक है। देन so exchange is always present. Exchange interposes itself in every contract. मतलब ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन है, लेकिन एक्सचेंज भी वहां पे प्रेजेंट रहेगा कि वेदर मतलब वेदर द ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग और नॉट। तो क्रेडिट वर्दीनेस की कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द काउंटर पार्टी। सो ये है। एंड दे ऑल्सो इंश्योर दैट डिफॉल्ट रिस्क इज एलिमिनेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस मैकेनिज्म नोन एज मार्किंग टू मार्केट। Marking to this mechanism या system is called as marking to market, which eliminates the default risk. अभी हमने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया था, जहां पे हमने 500 क्विंटल्स का एक एग्जांपल लिया था वेट का, तो उसमें 3 महीने के बाद हमें पता चलेगा कि मार्केट प्राइस क्या है, मतलब उस वक्त वो सेटलमेंट होगा। तो उस वक्त तक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जैसे हमने डिसाइड किया था 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से, लेकिन मार्केट प्राइस अभी हो गई 100 रुपीज। सो नो ट्रेडर वुड बी इंटरेस्टेड टू बाय। सो सपोज ये ट्रेडर ने डिफॉल्ट कर दिया, विलफुल डिफॉल्ट कर दिया, तो उस केस में हमें बहुत ज्यादा नुकसान वहां पे हो सकता है। या वट एवर काउंटर रिवर्स में ऑल्सो बी ट्रू, ऐसा हो सकता है। तो अगर अगर उसको अवॉइड करना है तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज गिविंग अस सॉल्यूशन। तो वहां पे क्या होता है, मार्किंग टू मार्केट, जैसे मैंने कहा एवरी डे दे आर जो भी डिफरेंस है मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में, जो भी डिफरेंस है उसको सेटल किया जाएगा। सपोज मैंने बोला था 50 रुपीज पर केजी का वीट, वो जब 55 हो जाएगा तो 5 रुपीज का डिफरेंस जिसको भी ड्यू है उसको दिया जाएगा। अगर वो 55 से 60 हो रहा है तो अगेन नेक्स्ट 5 रुपीज का जो डिफरेंस है वो नेक्स्ट पर्सन को दिया जाएगा दूसरे दिन, एंड सो ऑन। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डिफॉल्ट रिस्क बिकॉज एवरी डे इट इज सेटल्ड। अगर किसी दिन वो ट्रेडर बैंकरप्ट हो गया, वो अभी अपने ऑब्लिगेशंस को ऑनर नहीं कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे ही एंड होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एंड देन यू कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद समबडी एल्स। किसी और के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो कोई और अगर वो परचेस कर रहा है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। तो दिस वे marking to market is helping us avoid that risk. In addition to marking to market, they also ask both the parties to provide some upfront margin. ठीक है, मार्जिन इसीलिए है क्योंकि अगर जो ऑन अ डेली बेसिस जो आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो आपको ये करना है ना, सेटल करना है। तो अगर लॉस हो रहा है तो यू शुड बी एबल टू पे, इसलिए मार्जिन लिया जाता है, मार्जिन मनी लिया जाता है। और ये मार्जिन अलग अलग फॉर्म में आप दे सकते हो। तो मार्जिन कैसे दे सकते हो आप, मार्जिन कैश में दे सकते हो या बाकी असेट्स में दिए जा सकते हैं, फाइनेंशियल असेट्स जो है उसमें भी दिया जा सकता है। जैसे कि आपने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था और वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को एज अ कोलैटरल आप वहां पे लग सकते हो, एज अ मार्जिन मनी आप दे सकते हो। मतलब अगर आपको 1 करोड़ रुपीज का मार्जिन मनी देना है, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट इन कैश यू कैन गिव इट इन डिफरेंट फाइनेंशियल असेट्स। आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था या
और कोई इंस्ट्रूमेंट में लेट्स से शेयर्स में इन्वेस्ट किया था या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, वो एज ए कोलेटरल आप दे सकते हो। उसका कुछ वैल्यूएशन होता है उनका, मतलब सम ऑफ द असेट्स आर टेकन एज इट इज, मतलब अगर गवर्नमेंट बॉन्ड है तो शायद उनके ऊपर कुछ भी ये नहीं होगा, डिस्काउंटेड वैल्यू नहीं चार्ज किया जाएगा, डायरेक्टली 100 रुपीज है तो 100 लिया जाएगा। बट ऐसे कुछ असेट्स है जिनका फुल अमाउंट आपको मार्जिन में नहीं लिया जाता है, कुछ डिस्काउंटेड रेट में लिया जाता है, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज फ्लक्चुएशंस इन द दोज असेट प्राइसेस। जैसे अगर आपने किसी शेयर्स को एज ए कोलेटरल रखा है, तो वो शेयर्स की प्राइसेस ऑन ए डेली बेसिस आर चेंजिंग, तो मार्जिन मनी फिर आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता है, तो इसीलिए वो डिस्काउंटेड प्राइस में लिए जाते हैं। कुछ शेयर्स आपको डिस्काउंट मे बी 20% डिस्काउंट या 30% डिस्काउंट पे भी आपको कुछ शेयर्स को मतलब एज ए कोलेटरल रखना पड़ सकता है, एज ए मार्जिन रखना पड़ सकता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स देन। So this is it. Amount of margin is generally between 2.5% to 10% of the value of the contract, but can vary. मतलब इतना अमाउंट आपको रखना ही है डेली, ऑन अ डेली बेसिस उतना मार्जिन आपको मेंटेन करना है, अगर नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। देन मार्किंग टू मार्केट। मार्किंग टू मार्केट क्या है? जैसे मैंने कहा कि सेटलमेंट डेली बेसिस पे होता है, इसीलिए मार्केट प्राइस के हिसाब से हर दिन उसको ये किया जाता है, सेटल किया जाता है। ये देखो, एंड दिस इज अ जीरो सम गेम, इफ वन पार्टी इज विनिंग द अदर पार्टी इज डेफिनेटली लूजिंग, मतलब वन पर्सन लॉस इज अदर पर्सन गेन, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये देखो, exchange adjusts this by debiting the margin accounts of those members who made a loss and crediting the accounts of those members who have made a profit on that particular day. Okay, so this is how it works. So this is how it works. Whereas forward contract में ये करना possible नहीं है, because there is no margin money involved. There is no marking to market scheme that is there. There is no financial intermediary who is ensuring that you know the transaction will be carried out and so on. इसलिए वहाँ पे gain या loss मैच्योरिटी पे ही होगा, बट वहाँ पे इमीडिएट होगा। फ्यूचर्स के केस में इमीडिएट एवरी ऑन अ डेली बेसिस यू विल कम टू नो अबाउट योर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, ये दिया गया है। देन एक्चुअल डिलीवरी इज रेयर, जैसे मैंने कहा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल डिलीवरी इज वेरी रेयर, वेयर एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता है, फिजिकल डिलीवरी भी वहां पे देखने को मिल सकती है। तो ये है। देन डिफरेंस क्या है दोनों में? प्राइस रेंज। तो अभी सेम इंस्ट्रूमेंट को आप फॉरवर्ड, सेम असेट को या सेम कमोडिटी को अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर्स, फॉरवर्ड मार्केट या फ्यूचर मार्केट से परचेस करने जाओगे, तो व्हाट विल बी द प्राइस डिफरेंस, द व्हाट विल बी द प्राइस चार्ज? So the price charge will be more in forward market compared to the futures market, and the reason is obvious, because when you are dealing in forward contracts, you are exposing yourself to additional risk. तो इसीलिए you should be sufficiently compensated. इसलिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस रहेगा वो ज्यादा रहेगा कंपेयर टू फ्यूचर मार्केट। जो सेलर रहेगा उसको ये गारंटी रहेगी, अगर वो फ्यूचर मार्केट में जा रहा है तो उसको ये गारंटी है कि यू नो somebody will buy it from us, whoever is holding that particular contract on the maturity day will be buying it from us, or at least cash settlement हो रहा है on a daily basis। जो भी डिफरेंस है, प्रॉफिट है या लॉस है, वो एडजस्ट किया जा रहा है। तो फ्यूचर्स मार्केट में सेलर इज लिविंग रिलेटिवली रिस्की लाइफ, रिलेटिवली लेस रिस्की लाइफ, वेरएज फॉरवर्ड मार्केट में उल्टा है। वहां पे आपको पता नहीं 3 महीने तक आपने कॉन्ट्रैक्ट तो बनाया, लेकिन विल इट बी ऑनर्ड और नॉट, दैट विल ओनली you will only come to know about it at the end on the maturity day। तो इसीलिए प्राइस विल बी रिलेटिवली मोर इन द फॉरवर्ड मार्केट, ये बताया है। और एक चीज यहाँ पे रेंज के बारे में भी बता रहा है कि मैक्सिमम रेंज फ्यूचर्स मार्केट में है, देर आर लिमिट्स। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में देर आर सम लिमिट्स, उतने ही लिमिट में शेयर्स ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन दैट लिमिट इज नॉट देयर इन केस ऑफ फॉरवर्ड मार्केट। तो उसमें वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है, प्राइजेस आर ऑसिलेटिंग अ लॉट in case of forward market, whereas in case of futures market the volatility is relatively low।
ये बिकॉज देयर आर लिमिट्स, मे बी अपर लिमिट्स या लोअर लिमिट्स वहाँ पे स्पेसिफाई किए जाते हैं, उसी रेंज में वो फ्लक्चुएट हो सकते हैं एक ऑन अ डेली बेसिस। तो दिस इज देयर। मैच्योरिटी जो है वो भी हमने बताया कि फ्यूचर्स के लिए फिक्स्ड है कि कब वो कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा, कब कब वो कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड है। तो इसीलिए मैच्योरिटी डेट्स भी वहाँ पे फिक्स रहेंगी कि मे बी फॉर सम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स द मैच्योरिटी डे इज द फोर्थ थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, ऐसा हो सकता है, या लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, ऐसा कुछ, ऐसा डे स्पेसिफाई होगा। उसी डे पे वो, अगर मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स है तो उस दिन वो खत्म होंगे, अगर क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स है तो वो भी डिसाइड होगा कि कौन से मंथ में, कौन से वीक में, कौन से डे पे वो एंड होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट मैच्योरिटी। देन साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है तो उनका एक प्राइस भी फिक्स होगा, या उनका एक बंडल कितना है। ए वन कॉन्ट्रैक्ट इज डीलिंग विथ लेट्स से 500 क्विंटल्स ऑफ मीट, ठीक है, अगर ऐसा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट का साइज फिक्स है। ऐसा नहीं कि यू कैन यू नो रिड्यूस और इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्ट साइज एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो फ्यूचर के केस में कॉन्ट्रैक्ट साइज इज फिक्स्ड। अगर आपको ज्यादा वेट की जरूरत है तो आपको 500 क्विंटल्स प्लस 500 क्विंटल, जैसे 1000 क्विंटल लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको इन बिटवीन जरूरत है तो वो नहीं कर सकते हो। तो मे बी यू कैन एंटर इनटू फॉर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर 500 क्विंटल्स, एंड रिमेनिंग क्विंटल्स के लिए मे बी आप किसी और कॉन्ट्रैक्टर से ये कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये सो ये है। तो साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टैंडर्ड वन इन केस ऑफ फ्यूचर्स, एंड इन केस ऑफ फॉरवर्ड यू कैन एज पर योर रिक्वायरमेंट, मुझे 110.5 kg की जरूरत है, तो वैसे में जितना जरूरत है उसके उसके अकॉर्डिंग मैं फॉरवर्ड मार्केट में एंटर कर सकता हूँ। Then future market is a regulated one, whereas forward market is a self-regulatory kind of thing. So अगर self regulatory इसलिए है क्योंकि बायर और सेलर चुप नहीं बैठने वाले। सपोज उनको उनको लॉस, मतलब उनको काउंटर पार्टी अगर डिफॉल्ट कर रही है तो दे विल नॉट सिट आइडल, व्हाट दे विल डू, दे विल सू दैट अदर पर्सन, वो उनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। सो दिस वे फॉरवर्ड मार्केट के रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है उनको सेटल किया जा सकता है। बट फ्यूचर्स मार्केट जो है वो क्योंकि एक्सचेंज भी वहां पे इन्वॉल्व है, तो वहां पे रेगुलेटरी अथॉरिटी रहेगी, जैसे कि कमोडिटी फ्यूचर्स कमीशन करके रहेगी, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द फ्यूचर ट्रांजैक्शंस एंड सो ऑन। तो ऐसा कोई ये हो सकता है, वहां पे रेगुलेटरी बॉडी होती है। सेटलमेंट का मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 2% से भी कम कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी होती है, whereas 90% of the forward contracts are settled by delivery. So the number is very different for the two types of instruments. ये है। Then location, फ्यूचर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइज एक्सचेंज में ही होगी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे भी हो सकती है, बैंक्स में हो सकती है, ओवर टेलीफोन हो सकती है, अलग अलग क्लाइंट्स के लोकेशन पे हो सकती है, कहीं पे भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप कहीं पे भी बना सकते हो। बट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको परचेस करना है तो आपको एक्सचेंज के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ये क्रेडिट रिस्क में जो डिफरेंसेस है वो भी हमने बोले हैं कि फॉरवर्ड मार्केट में डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा है या रिस्क ज्यादा रहती है। बट इन केस ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, क्लियरिंग हाउस is acting as a guarantor, so you don't have to worry about the defaults on the part of buyer or seller, because they are clearing house is going to be intermediary there. तो ये है। एंड स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज कहाँ पे ज्यादा दिखेंगी? में मोस्टली वो आपको फ्यूचर्स मार्केट में ज्यादा दिखती है, बिकॉज फ्यूचर्स मार्केट में बहुत ही कम लोग फिजिकल डिलीवरी लेते हैं, लेस देन 2%। तो मोस्ट ऑफ देम आर हियर फॉर सम एक्शंस, तो इसीलिए स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस मोस्टली फ्यूचर्स मार्केट में। Whereas जो फॉरवर्ड मार्केट है वो मैंने क्या कहा कि कौन कहाँ से वो एंटर कर सकते हैं, मे बी बैंक्स के थ्रू या उनके किसी क्लाइंट के थ्रू वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो they might discourage such type of speculative behavior, या individuals who indulge into such type of speculative activities, they will not entertain them. तो ऑटोमेटिकली ये स्पेकुलेटिव एलिमेंट जो है वो फॉरवर्ड मार्केट में रिलेटिवली कम रहता है और फ्यूचर्स मार्केट में ज्यादा रहता है। तो ये है। कोलैटरल कहाँ पे रहता है? सिर्फ एक ही जगह पे रहता है, फ्यूचर्स मार्केट में कोलैटरल रहता है, क्योंकि आपको मार्जिन मनी देना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट।
whereas फॉरवर्ड मार्केट में कहीं पे भी मार्जिन पेमेंट वगैरह नहीं रहता है, तो इसीलिए देयर इज नो कोलैटरल इन देयर। देन कमीशन किसको दिया जाता है? ऑफ कोर्स अगर स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व है तो उनको कमीशन देना पड़ेगा एज अ इंटरमीडियरी, एज अ क्लियरिंग हाउस एंड ऑल दैट, तो उनको ब्रोकरेज वगैरह वो सब देना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा। whereas फॉरवर्ड मार्केट में अ स्प्रेड बिटवीन द banks buy and sell prices sets the commission of intermediaries. तो लेट्स से बायर से आप 110 रुपीज ले रहे हो और सेलर को आप सिर्फ 100 रुपए दे रहे हो, तो इसका मतलब है 10 रुपए का जो कमीशन है वो डिसाइड हो सकता है व्हेन इट कम्स टू फॉरवर्ड मार्केट, राइट। वेयर जो फ्यूचर्स मार्केट में जो कमीशन वगैरह रहता है वो ऑलरेडी वेल मतलब प्री डिटरमाइंड होता है, ऐसा नहीं कि ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन डिफर होगा, वो सेम रहेगा फॉर एवरीवन। ओके, सो दिस इज देयर। देन ट्रेडिंग कहाँ पे ज्यादा ट्रेडिंग होगी? फ्यूचर्स मार्केट में ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग होगी, बिकॉज ट्रेडर्स जो है शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए जो आते हैं वो ज्यादा करके यहाँ पे एक्टिव रहेंगे फ्यूचर्स मार्केट में। बट ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड मार्केट्स आर नॉट ट्रेडेड, दे आर ऑल्सो ट्रेडिंग में टेक प्लेस मे बी टू स्मॉल एक्सटेंट। और वो कहाँ पे ट्रेड होता है? वो टेलीफोन पे या टेलेक्स पे वगैरह ये ट्रेडिंग हो सकती है फॉरवर्ड मार्केट में। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट इट, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है अभी तक के टॉपिक के रिलेटेड? कोई भी पॉइंट अगर आपको क्लियरली नहीं समझा है तो यू कैन आस्क नाउ, वी कैन डिस्कस अबाउट इट। नो डाउट्स एज ऑफ नाउ। ओके ग्रेट। अभी कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ओके, मैं ऐसे सोच रहा था क्योंकि अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हर वीक हमें 3 ही लेक्चर्स रहते हैं एफई के, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि सैटरडे को हम लोग 1 या 2 लेक्चर्स एक्स्ट्रा रख सकते हैं, सो दैट वी विल बी एबल टू फिनिश इन टाइम। ओके, और बिफोर टाइम। तो क्योंकि आपका एग्जाम 18th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर ये सैटरडे को आप मुझे 2 लेक्चर्स एक्स्ट्रा लेने के लिए अलाउ करोगे तो इट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प। मे बी ऑप्शंस या उसके रिलेटेड स्ट्रेटजीज वगैरह है, मॉड्यूल 3 का एक सफिशिएंट चंक हम लोग उस दिन कवर कर सकते हैं। सो आर यू ओके विथ एक्स्ट्रा लेक्चर ऑन सैटरडे 12 o'clock, 12 to 2? Yes, sir. Yes, sir. Fine. ओके ओके। हाउ अबाउट शांभवी, इज इट फाइन विथ यू? शाहनवाज से ऑलरेडी मैंने बात की है, तो मतलब कुछ टाइम पहले ही। ओके ठीक है, सो वी विल हैव अ एक्स्ट्रा लेक्चर ऑन सैटरडे फ्रॉम 12 to 2। ओके, उस दिन वो मैथ्स का एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं लूंगा मैं, एफई का ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स के बारे में है, तो आई थिंक वी विल स्टार्ट द टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी आपको कोई भी डाउट है अभी तक के डिस्कशन के रिलेटेड, कोई भी डाउट है या इसके अलावा और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो डाउट्स, ओके ठीक है। सो यहाँ पे मुझे देखो, मैं अगर कम टाइम है तो मैं वैसे भी कवर कर लूंगा, बट मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज और ये जो अलग अलग स्ट्रैडल्स ट्रायंगल्स वगैरह होते हैं, वो अगर आप समझोगे तो इट विल बी ग्रेट। इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, इसलिए मैं वो 2 एक्स्ट्रा लेक्चर लेने की सोच रहा हूँ, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ आवर दिस थिंग, थर्ड मॉड्यूल। ठीक है, आई थिंक फॉर माइक्रो एंड मैथ्स वी आर you know we are on time, we'll be able to finish on time। मैथ्स का वैसे भी अभी थर्ड मॉड्यूल के कुछ 1 2 3 टॉपिक बाकी है, लॉरेंस का वगैरह वगैरह। तो लेट्स सी if required we can take few lectures। I will not bombard you with too many extra lectures। मे बी कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेने पड़े अगर, तो अदरवाइज नहीं। मैथ्स के लिए मुझे नहीं लगता जरूरत वैसे पड़ेगी। माइक्रो का तो वेल इन टाइम ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ एफई के लिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1 2 लेक्चर लेने की जरूरत है। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ हाउ इट गोज अबाउट। और करो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अभी यू हार्डली हैव सम टाइम लेफ्ट। आज कितना है? 23rd है और 18 तारीख को चालू हो रहा है एग्जाम आपका, तो करो प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और मुझे लगता है आपका फिर सेमेस्टर 6 जो है वो नवंबर में चालू हो जाएगा। नवंबर फर्स्ट वीक मस्ट बी दिवाली है, तो मे बी सेकेंड वीक वगैरह से आपका अगर स्टार्ट हो रहा है तो नवंबर मतलब हाफ ऑफ द नवंबर
मिल जाएगा आपको सेमेस्टर 6 के लिए। फिर दिसंबर, जैन, फेब, मोस्टली आपका एग्जाम फेब एंड या मार्च फर्स्ट वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका सेमेस्टर 6 का एग्जाम। सो जो लोग आगे के स्टडीज के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, यू कैन प्लान योर स्टडीज अकॉर्डिंगली। मार्च में आपका डेफिनेटली हो जाएगा एग्जाम, बिकॉज 3 to 4 months, मैक्स टू मैक्स 4 months में आपका एक सेमेस्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, सो प्लान योर स्टडीज अकॉर्डिंगली। जो लोग मास्टर्स वगैरह के लिए जाने के सोच रहे हैं, वो प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह कब रहते हैं वो देख लो, डेट्स वगैरह, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत बार हम लोग हमारे एग्जाम के बाद वो सब सर्च करने जाते हैं, और तब तक वो एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन वगैरह का भरने का टाइम वगैरह निकल जाता है। सो डोंट लेट दैट हैपन। इफ यू डोंट वांट टू you know have a gap of 1 year between your graduation and post graduation, then you need to start early. You need to start from the month of December only to search for various good institutions, their entrance exam related information and so on. ठीक है, तो वर्क करो। ऑलराइट, Yes. Thank you, sir. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई थिंक हाँ, अगर रेगुलर लेक्चर है तो उस दिन वो करेंगे, और फिर सैटरडे का एक्स्ट्रा लेक्चर याद रखो। ठीक है, Yes, sir. ओके Should have हेलो सर। passed that on the group. ओके ओके, बोलो शाम्बू, यू वांटेड टू से समथिंग? सर एक्चुअली वो मैंने आपसे पूछा था ना कि वो क्रेडिट्स का फर्स्ट ईयर का वो लोग देखेंगे कि नहीं, तो वो है या फिर हम लोग को सिर्फ एसवाई और टीवाई का ही क्रेडिट्स वो लोग काउंट करने वाले? मुझे नहीं लगता होना चाहिए। उसके बाद कुछ रिप्लाई नहीं आया क्या मेरा? नो सर। ओके, सो व्हाट यू डू इज यू राइट एन